टॉपिक्स, जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। यह किसी के लिए भी है, यह यूपीएससी के लिए भी है, बीपीएससी के लिए भी है, यूपीपीसीएस के लिए भी है और जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दिस टॉपिक्स हैज टू बी रेड, इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। अब इतना आसान है और इतना मुश्किल है, क्योंकि क्या है, जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो केवल हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। तो उन सबको यदि एक एक मान लीजिए एक एंशिएंट हिस्ट्री की किताब लीजिएगा तो लगभग 700-800 पेज का होगा, मेडिवल हिस्ट्री का भी 500-700 पेज का होगा, यानी 1500-1600 पेज आपको केवल हिस्ट्री में पढ़ना है। वो भी सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी कंपाइलेशंस देखने होंगे फॉर फैक्ट्स। तो कम से कम 2000 पेज तो हिस्ट्री में है, और वो एक सब्जेक्ट है, वो भी गारंटी नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने टॉपिक्स कर लिया तो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ज्योग्राफी, शॉर्ट में करते हैं तो बाद में हट जाएगा। फिर पॉलिटी, फिर साइंस, साइंस में थोड़ा लंबा जगह रखिए। फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है मेंटल एबिलिटी, मैथ्स का नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, वो तो जनरल चीज़ें हैं, या उनको भी रख लीजिए, मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स, ठीक है। और इधर में हो गया करंट। इतना टॉपिक, इतना सब्जेक्ट आपको रफली पढ़ना है कि और कुछ है। और एक है बिहार के बारे में विशेष, चलिए यहाँ बिहार स्पेशल लिख देते हैं। इतनी चीज़ें मिलके आपका कंस्टिट्यूट करती हैं जनरल स्टडीज़, कोई दिक्कत नहीं। मेंटल एबिलिटी एंड मिसलेनियस, जैसे एक कॉमन सा टॉपिक है, सबसे आसान, मान लीजिए हम जो टॉपिक लिखेंगे ना, एक क्वेश्चन हो गया। जो टॉपिक लिखेंगे यदि आपने उस टॉपिक को कर लिया तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अब जैसे हमने एक टॉपिक लिया सेंसस, टॉपिक का क्या नाम है, सेंसस। अब इसमें बाइफर्केशन क्या होगा, इंडिया एंड बिहार। जनसंख्या, तो जनसंख्या संबंधी आंकड़े यदि आपने देख लिए तो आपका बिहार और भारत का, तो ये मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का काम है। कितनी देर का काम है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और आपका 1 से 2 सवाल और एक क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मिसलेनियस में एक टॉपिक है, वो है यूएन और इसके ऑफिसेज, यूएन के ऑफिसेज, जैसे कि इसमें मेंटल एबिलिटी और मिसलेनियस दोनों है, ठीक है। उसी तरीके से आप जैसे ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में रख सकते हैं रेलवे जोन, ठीक है ना। अब इसको क्या है, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा रेलवे जोन करने में। रेलवे जोन को करके और उसमें टिक लगा दीजिए, जैसे सबके बगल में एक गोला रहेगा, टिक लगा दीजिए, ये मेरा हो गया है, ये मेरा हो गया है, कोई दिक्कत है। ऐसे ज्योग्राफी में एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ रहे हैं, कॉमन सा टॉपिक है नेशनल पार्क, ठीक है, या सेंचुरी, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपका ये एक टॉपिक है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसमें एक सवाल नहीं आता है, तो आप ये कब 1 नंबर आपको नहीं छूटेगा, जब इसको टोटलिटी में आपने किया है कि आपको कान्हा भी पता हो और नौकरेक भी पता हो, दाची गाम भी पता हो और नंदन कानन भी पता हो, तब जाके होगा। तो होता क्या है कि कान्हा और ये तो पता है, लेकिन नौकरेक और दाची गाम में मामला फंस जाता है। तो ऐसे जो एडिशंस हैं उन चीज़ों को करना, ठीक है। अब आजकल इसी संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है कि हेरिटेज साइट्स, तो हेरिटेज साइट भी हो सकता है। दूसरा चलता है, आजकल चल रहा है जीआई टैग्स, जीआई टैग्स जो कि मिथिला मखाना वगैरह को जो मिला है, तो इसकी लिस्ट बिहार के संदर्भ में, इसकी लिस्ट भारत के संदर्भ में। जीआई टैग, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, इसमें नाम लगता है लोकल जगह का। जर्दालू आम तो कहाँ का, भागलपुर का, भागलपुर का। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आ सकती हैं। एक कभी देखिएगा परीक्षा में जाइएगा तो सीधे पूछिएगा कल्पक्कम कहाँ है, नरोरा कहाँ है, तारापुर का क्या पावर वाटेज है। तो इसको कहते हैं, वैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, लेकिन यदि बड़ा टॉपिक बनाएंगे तो टॉपिक होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित फैक्ट्स।
क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल, यानी जो रिन्यू हो सकता है, और एक है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि रिन्यूएबल कौन सा है? हवा पानी से जो बनने वाली बिजली है, यह रिन्यूएबल सोर्सेज है। सोलर रिन्यूएबल है, लेकिन कोयला पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज किए तो ख़त्म। ठीक है, क्योंकि ये तब तक फिर दोबारा नहीं बनेगा जब तक धरती पे प्रलय नहीं आएगा, क्योंकि दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल्स जब दबेंगे तब ना फ्यूल बनेगा। तो ये जो फॉसिल क्या है? ये पेड़ पौधा ही फॉसिल्स है। ये दबेगा तो कोयला बनेगा 2-4 हज़ार करोड़ साल में। तो उसका इंतज़ार कौन करेगा? नहीं बोले कि यदि भरोसा होता तो आदमी अब तक तो ख़त्म हो जाता। नहीं, तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, इसमें न्यूक्लियर भी आ जाएगा, विंड भी आ जाएगा, सोलर भी आ जाएगा, कोल भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी आ जाएगा और कोल भी तो ये सारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। ज्योग्राफी में ऐसा ही एक टॉपिक है, नदी घाटी परियोजनाएं। क्या बोलते हैं उसको? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, एक टॉपिक आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी में हमने बताया था, कल ही जो वाटर पढ़ा रहे थे, हाइड्रोस्फीयर, तो उसमें मैंने बताया कि आपको धाराओं से एक सवाल आता ही आता है। तो सीधे लिख लीजिए कि भाई हम धारा, अब ये धारा दो तरीके का है, एक है जल धारा और एक पवन पेटियाँ, विंड बेल्ट्स एंड ओशनिक करेंट्स। क्या है? जल धाराएं और पवन पेटी, है कि नहीं? यह एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो लगेगा कि ये सब सवाल तो बहुत इजी आया है, लेकिन इजी वो तब लग रहा है ना जब आप पढ़ लिए हैं। हम लोग जब यूपीएससी दे रहे थे तो एक बार एक सवाल आया था, 2002 की बात बता रहे हैं, कि बोकारो कहाँ है। मैंने कई बार रिपीट किया क्लास में कि बोकारो कहाँ पर है, किस राज्य में बोकारो है। तो मेरे मन में आया कि अब यूपीएससी का लेवल भी गिर गया, अब बोकारो पूछने लगा तो यूपीएससी में भी सवालों का लगता है कि अकाल आ गया। तभी मेरी नज़र एक साउथ इंडियन भाई साहब पे पड़ी जो मेरे साथी परीक्षा दे रहे थे, और देखे कि वो गलती मारे हुए हैं। बोले वो इसी के लिए सेट हुआ है, नहीं समझे? तो हमारे लिए जैसे सेलम है, हैं ये क्या बोलते हैं, किसी से पूछ दे यहाँ का आदमी का लोकल कि नांगलोई कहाँ पर है तो बता पाएगा? मुश्किल है। जोलारपेट्टाई कहाँ पर है? बड़ा मुश्किल है बताना। तो ये जो पवन पेटी है, जल धारा है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी में देखिएगा कि घास के मैदान से एक सवाल आता है, खास करके बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट है, या जुडिशियल सर्विस हो या फिर उसके नॉर्मल जो एग्जाम्स लेते हैं उसमें भी एक पंपास जरूर पूछेगा, प्रेयरी जरूर पूछेगा, मतलब घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रासलैंड्स। तो ये ग्रासलैंड से एक सवाल जरूर पूछता है। ये जलधारा, ये एक सवाल पूछता है, ठीक है ना? तो यदि बेसिक चीज़ों को यदि हमने कर लिया है, इसी में एक सेगमेंट आता है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हवाई अड्डा है तो बड़े हवाई अड्डे या यूनिक हवाई अड्डे या महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स। तो क्या हुआ ना कि ये जब आपके सामने रहेगा और इसमें सबके सामने ऐसे ऐसे गोला बना रहेगा, तो आपके पास एक टारगेट रहेगा कि इन गोला को आपको जल्दी जल्दी टिक करना है। आप इसको पढ़ते जाइए, कमांड करते जाइए और टिक करते जाइए। कई बार हम लोग एक दिन पढ़ते हैं तो एक दिन में भी 5-7 गोला टिक करवाते हैं, 10 गोला टिक कर सकते। सुबह आप 10 बजे नाश्ता पानी लेके आ जाइए और शाम में 6 बजे तक गोला टिक करते रहिए, यहीं पढ़ते रहिए। क्या करना, कोई मना तो है? इस तरीके से इसमें आप चल सकते हैं। अब जब आइएगा तो इसमें टोटली ज्योग्राफी कोई विषय नहीं है, बहुत सारे विषयों का समावेश है। जैसे आपसे पूछेगा मिट्टी के बारे में, तो एक दिन तय कीजिए कि आज हम मिट्टी जानेंगे, आज हम वनस्पति जानेंगे, आज हम नदी जानेंगे, तो ये सब टॉपिक नहीं हो जाएगा। एक एक टॉपिक, कोई भूगोल विषय क्या है, इन्हीं विषयों का समावेश है। तो लिख लीजिए जैसे मिट्टी। अब मिट्टी की जब बात करेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी बन जाती है, पूरी दुनिया की मिट्टी, भारत की मिट्टी और बिहार की मिट्टी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब तुलना करेंगे तो आपको पता चला कि दुनिया की जितनी भी मिट्टी है वो किस चीज़ से बना है। जितने भी मिट्टियाँ हैं वह पत्थर का ही एक फॉर्म है। अब ये अलग बात है कि वो फॉर्म जो है आते आते 1000 साल 2000 साल नहीं करोड़ों साल लग गया। सेडिमेंट इज अनदर थिंग, पत्थर के टूटने फूटने से बनता है। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ऑल द सॉइल्स आर रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल, ये रॉक्स है।
होती है, एक जो ब्रेकडाउन से बनती है और उसी जगह पे होती है। मान लीजिए पत्थर यहाँ पहाड़ है और 1000 साल में या 10,000 साल में वो पहाड़ जो है धीरे धीरे वियर एंड टियर होके वहाँ मिट्टी के शक्ल में आ गया। एक तो ये है, और दूसरा है कि कहीं से हवा से, पानी से, ग्लेशियर के फोर्स से, ग्रेविटेशनल पुल से, 4 चीज़ें हैं, हवा, पानी, ग्लेशियर एंड ग्रेविटेशनल पुल। इन चारों कारकों से यदि हम जाके कहीं यहाँ की चीज़ को वहाँ ट्रांसफ़र करें तो क्या कहलाएगा? अपर्दन के, ये इरोजन के विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। मैंने बताया था लोएस के मैदान इसी से बनते हैं, हवा से। तो पढ़ना ही नहीं, पढ़े हुए चीज़ों को प्रैक्टिकली एक बार कंपेयर कर लेना, यही ना ज्ञान है, वही ना स्थायी होगा। ग्रेविटेशन ही तो पुल करता है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऊंचाई पर है तो वो उस पर हमेशा एक फोर्स लग रहा है नीचे आने के लिए, तो जैसे ही उसका बॉन्डिंग कमज़ोर होगा ग्रेविटी उसको पुल कर लेगा। नहीं तो यदि मान लीजिए जैसे कि पहाड़ पर ऐसे कोई मिट्टी चिपका हुआ है, ठीक है, अब उसका पेड़ पहले निकल गया हवा के फोर्स से, अब जो मिट्टी हल्का हो गया, जो बहुत चिपका था वो हल्का चिपक गया। अब क्या है कि यदि हमारा गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के बराबर होता तो जितना टाइम में वो नीचे गिरा उसके 6 गुना टाइम के बाद नीचे गिरता। तो ग्रेविटेशनल पुल का है। एवलांचेज जो आते हैं, ग्लेशियर जो नीचे आते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारक तो ग्रेविटेशनल पुल ही रहता है, तो उससे मिट्टी का अपरदन होता ही है। तो ये सारी चीज़ें कारक हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल इज ऑल्सो वेरी गुड कॉज ऑफ द सेम, है ना, वो कॉज है। तो मिट्टी हो गया। उसी तरीके से वनस्पति। अब देखिए वनस्पति का क्या है, हमने पढ़ाया था वो क्लास में 4 लेयर 5 लेयर है। आप शुरू करते हैं ट्रॉपिकल से, मतलब इक्वेटर वाले से, फिर ट्रॉपिकल पे जाते हैं, फिर उसके बाद पोलर और सब पोलर रेंज, और अब टुंड्रा टैगा तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी ग्रेडियंट में बनता है। तो एक ही बार में 1 घंटा बैठ के आप सारी वनस्पतियों को कमांड कर सकते हैं। ये तय आपको करना है कि किस मुहूर्त में आपको बैठना है, ठीक है ना। तो वनस्पति इसी तरीके से आप यदि और डिटेल जाएंगे तो वनस्पति के बाद मिट्टी, और एक क्लाइमेटिक जोन होता है, क्लाइमेट, मौसम। एक सवाल पूछता है कि किस तरह के बादल से कौन सी वर्षा होती है, इस सब तरह का बादलों के, तो क्लाइमेट, इसमें लिखिए जलवायु। अब कुछ टॉपिक यहाँ जलवायु में ऐसे आते हैं ना जो यहाँ भी पूछ सकता है और उसको यहाँ भी पूछ सकता है। जलवायु का संबंध किससे है? ज्योग्राफी से भी है, जलवायु का संबंध विज्ञान से भी है, जलवायु का संबंध करंट अफेयर्स से भी, ठीक है। अब यदि मान लीजिए उसमें पूछ दिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पर पूछ देगा क्योटो या पेरिस या फिर शर्म अल शेख, और इसमें पूछ देगा उसका लोकेशन। तो आप ये मत समझिए कि लोकेशन से सवाल पूछ रहा है या मिस्र को ज़्यादा महत्व दे रहा है, इसलिए मिस्र महत्वपूर्ण घटनाओं में रहा है इसलिए पूछ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जब जाइएगा तो जितनी भी आपदाएं हुई हैं करंट में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ, हमेशा पूछेगा। ये तो लोग सोचते हैं कहाँ से आ गए, सोचते हैं, ये तो गेस करने की प्रक्रिया। जैसे जितने भी आपदा हैं या डिजास्टर हैं, इन आपदाओं का लोकेशन पूछता है कि नहीं पूछता? इन आपदाओं से संबंधित फैक्ट पूछता है। तो आपदा एक बार पकड़िए और पूरे दुनिया में चक्रवात ला दीजिए। जैसे विंड फॉर्म्स यहाँ पे जो है ना, उसमें सब आएगा। कहाँ कहाँ हवा को, तेज़ हवा चलती है उसको चक्रवात बोलते हैं, कहाँ पर उसको हरिकेन बोलते हैं, कहाँ पर उसको विली बोलते हैं, कहाँ उसको टॉर्नेडो बोलते हैं, कहाँ पर उसको ट्विस्टर बोलते हैं, है ना। तो आपदाओं से संबंधित सवाल आएंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स में यदि आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आता है? रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ एनी फील्ड। मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल फील्ड में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी जो भी हो रही हैं, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हो रही हैं, या फिर गैर संवैधानिक एक्टिविटी हो रही है, सब इसका है कि नहीं, करंट का मैटर है, करंट पॉलिटी का मैटर है। तो कई बार वो पॉलिटी में पूछेगा और कई बार वो किस में पूछेगा? करंट में पूछेगा, ठीक है। तो लिखिए रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं 35A, कुछ दिन चर्चा में था पहले, 370, ठीक है, ये चर्चा में था। उसी तरीके से कुछ बिल्स से, जैसे
एनआरसी है ना, सीए। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा चंद्रचूड़ जी के आने के बाद से पता नहीं उनको इतना क्यों लगाव है, वह नहीं जाति समलैंगिकता। शादी नेचुरली बनाया गया है कि लड़का लड़की से करेगा या लड़की लड़का से करे, दोनों केस में एक ही बात होगा, लड़का लड़की से करे या लड़की लड़का से करे, बात बराबर है। लेकिन लड़का से लड़का कर ले शादी, अब बोले कि हमको उत्तराधिकार का अधिकार मिलना चाहिए, संकट वही ना है। अब उसका बाबूजी कौन हिसाब से अपने बहू को देंगे कि अपने बेटा को देंगे, समझ रहे? अच्छा, देवर के लिए भी संकट है, मोछ वाली भौजी मिल जाएगी उसको। हंसने की बात नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आजकल इसी सब मैटर पे बहस कर रहा है, और भी बायस होके कहीं ना कहीं उसमें बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी जा रही है। ऐसी ऐसी चीज़ें पर व्याख्या चल रही है। आप लोग लॉ के विद्यार्थी हैं, आप समझिए कि शादी और शादी से संबंधित बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो कि नितांत व्यक्तिगत मैटर हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर लिया, तुरंत वहाँ पे कोई वकील पहुँच के बोले चलिए ना आपका हम कुछ फरिया देते हैं, तो फरिया सकता है। लेकिन आजकल वैसा ही हो रहा है। हमारे हिसाब से उन चीज़ों पर आपको जानना चाहिए कि भाई ठीक है, समलैंगिकता क्या है, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, उन चीज़ों को देखना है। जैसे कि अब इससे संबंधित आप क्या देखिएगा कि अब मान लीजिए इसमें रेप वर्ड आ गया, तो रेप का आर्टिकल क्या है, किन किन चीज़ों को, जैसे कहा ना कि आप यदि इस तरीके से हुआ है एक्टिविटी तो वह रेप कंसिडर नहीं होगा। तो आजकल उन चीज़ों पर भी सवाल आते हैं, माइन्यूट लेवल पे आप देखिएगा तो उनको आर्टिकल कौन सा है, 398 है, 498 है, तो क्या डॉरी से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा अलग से देखने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होता है, कहाँ पर संवैधानिकता का लेवल एंड करता है और कहाँ से संवैधानिकता शुरू होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का करंट अफेयर्स का एक सेगमेंट रहेगा। उसी तरीके से यदि मान लीजिए आप इसमें आते हैं, टॉपिक से बात कर रहे हैं, जैसे किसी भी संस्था में यदि महिला उसके शीर्ष पर है तो एक सवाल है। भारत में किसी भी संस्था में यदि वुमेन हेड है, क्या है ये, मिसलेनियस में आ जाएगा या करंट अफेयर में, करंट में भी आ जाएगा, यानी सॉरी वुमेन प्रमुख हैं तो वह क्या हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी संस्था में यदि जो नया अपॉइंटमेंट हुआ या फिर जैसे किसी नीति आयोग से पूछ लिया, महिला आयोग से, तो अपॉइंटमेंट्स आपको एक देख लेना चाहिए, ठीक है ना। ये हम जनरल बता रहे हैं, बहुत पर्टिकुलर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इधर आइए, हिस्ट्री में आइए, हिस्ट्री में सबसे पहले आप जाइएगा कहाँ पर, मॉडर्न से शुरू करें, एंशिएंट से करते हैं। ऐसे एंशिएंट में आप जाइएगा, सबसे पहले आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है, आपको बस ये पता करना है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है और कहाँ से क्या मिला, बस इसी में आप पढ़ते समय आपको याद है। मान लीजिए दास नदी कहाँ पर है, मादर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, रंगपुर किस नदी के किनारे है, ठीक है, भोगवा का क्या महत्व है और कोटदीजी को किसने खोजा था, तो कहाँ क्या है और कहाँ पर क्या मिला, इससे आपका पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको मन करे तो कुछ और देख लीजिए, उसको क्या कहते हैं कि यह कैसे आया और कैसे गया, यानी इसका शुरुआत और अंत कैसे हो। ये चार चीज़ देख के, ये चार चीज़ देख लिए, आईबीसी आपका खत्म हो गया। इसके बाद आइए वैदिक में। वैदिक पीरियड में यदि आप आते हैं तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है शुरुआती दौर में, कि शुरुआत हो रहा है यहाँ पर हर चीज़ का, ठीक है। तो जैसे बलि क्या है, भागदूत क्या है, मतलब शुरुआती जो टर्म्स हैं ऑफिसर्स के, उसी से सवाल पूछता है। हिरण्य क्या है, यानी इस काल में जो टैक्स प्रणाली है और इस काल में जो राजा के लिए शब्द आया, जो मंत्री या अधिकारियों के लिए शब्द आया, वही, यानी लिखिए कर प्रणाली और अधिकारी। और ई किसका सेगमेंट होता है,
ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों से संबंधित। जैसे इसको लिखिए वैदिक सेक्ट ऑफ बुक्स, वैदिक ग्रंथ, ठीक है ना। जैसे कि अब होता उद्गाता सब इसी में आ जाएगा, वैदिक ग्रंथ से संबंधित। ये कर लीजिए, ये काम आपका खत्म। फिर तीसरा पे आइए, वैदिक के बाद क्या आता है? 6th सेंचुरी BC, महाजनपद काल, ठीक है। तो जो महाजनपद काल जब आएगा, इसमें जितने महाजनपद हैं उनकी राजधानी, फिर बुद्ध और महावीर का कहानी, बस इस कहानी में ही, कहानी के फॉर्म में मैंने बताया भी है आप लोगों को, कहानी के फॉर्म में सुनाया भी, इसमें सब आ जाएगा। ये कहानी है, इसकी राजधानी याद कीजिए और इनकी कहानी याद कीजिए। किस दिन जन्म हुआ, वो दिन बैसाख पूर्णिमा था कि आषाढ़ पूर्णिमा था, ये उस कहानी को देखते जाइए। किससे इन्होंने ज्ञान लिया, क्या क्या फिर ज्ञान दिया, फिर उसके बाद इनके मरने के बाद क्या हुआ, उस कहानी को एक कहानी के फॉर्म में पढ़ लीजिए। आगे बढ़िए, आपको परीक्षा में जो भी आएगा एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा सेगमेंट भी खत्म। आ गया फिर मौर्य काल। यदि मौर्य काल में आप जाएंगे तो सीधे इसमें ज़्यादा नहीं, मौर्य काल में अधिकारी, मौर्य काल में सबसे पहले मौर्यकालीन अधिकारी, ऑफिसर्स, है ना। उसके बाद कर, वेरी गुड, टैक्सेस, क्वाइन, मौर्य काल का सिक्का बहुत महत्वपूर्ण। इसमें मौर्यकालीन ऑफिसर्स और टैक्स महत्व, देखिए हम सबसे महत्वपूर्ण बता रहे हैं, सारा बताएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर्स पढ़िए और टैक्स पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख, मौर्य काल में सबसे अधिक सवाल किससे आते हैं? अभिलेख से, वो भी अशोक के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वही ना अभिलेख हुआ, अभिलेख में सब आ जाएगा। 50 के आसपास तो अशोक का ही है। हमारा अभिलेख वाला क्लास है, वो यदि मिस किया हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर है वो, ठीक है। अब जब पोस्ट मौर्य में जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी कहानी सिक्कों पर ज़्यादा फोकस रहती है। पोस्ट मौर्य का व्यापार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि नहीं, गुप्ता नहीं, पोस्ट मौर्य, मौर्योत्तर काल, जैसे इंडो ग्रीक है, कनिष्क है, तो यहाँ पर जो पोस्ट मौर्य है, जब भी पोस्ट मौर्य पढ़िए यानी मौर्योत्तर पढ़िए, तो इसमें आप ध्यान दीजिए व्यापार पर, कहाँ से क्या लिया गया, क्वाइंस पर, ठीक है। यहाँ से भारत में मंदिर और मूर्ति निर्माण की कला शुरू हुई, तो मूर्तियों पर। और यहाँ बुक्स आइए, वहाँ पर गुप्ता फेज में बुक्स पर आइए। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, व्यापार, क्वाइंस और मूर्तियाँ। और बाकी 2-3 अभिलेख यहाँ भी हैं, अभिलेख भी देख लीजिए, क्योंकि सातवाहन वगैरह भी सब इसी में आ जाता है, इसमें सब आ जाएगा। वाष्टिपुत्र, पुलमावी, गौतमीपुर, सातकर्णी, सब इसी में आएगा। तो ये सब के अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। नैनिका का अभिलेख से बार बार पूछता है, ठीक है। अब आइए गुप्ता फेज। तो गुप्त फेज में यदि आप आते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड, इसमें बुक्स। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण है गुप्ता काल के मंदिरों से सवाल पूछता है। धूमरा का मंदिर कहाँ है, तिगवा का मंदिर कहाँ है, उसकी क्या खासियत है, यानी मंदिर, यानी टेम्पल्स। अब हम लोग कैसे पढ़ते थे, टेम्पल एक टॉपिक है, तो शुरुआत कहाँ से हुआ और अंत कहाँ तक हुआ, टेम्पल टॉपिक बना के ख़त्म कर दीजिए। उसी तरीके से मंदिर, मूर्ति निर्माण एक टॉपिक है, टॉपिक के रूप में ख़त्म कर दीजिए। उसी तरीके से क्वाइंस एक टॉपिक है एंशिएंट का, न्यूमिस्मेटिक्स पूरा ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद सम स्पेशल अभिलेख और फैक्ट्स गुप्ता काल के, जैसे कि समुद्रगुप्त से कुछ शासक हैं जिनका सवाल पूछता ही है। जैसे चंद्रगुप्त से एक सवाल पूछेगा, एक समुद्रगुप्त का सवाल जरूर पूछेगा। समुद्रगुप्त उसका फेवरेट है, दोनों में। ये हम देखे नहीं हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि ये सारा सवाल उसका पेट है, आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए समुद्रगुप्त पे विशेष ध्यान देना है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पे विशेष ध्यान देना है। इस तरीके के टॉपिक्स आप कर सकते हैं, आपका एंशिएंट इतने टॉपिक से कवर हो जाएगा। हाँ, जगह नहीं है मेडिवल का जो है ना, हम आपको ग्रुप में भेज भी देंगे, सबका यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, कि हिंट दे रहे हैं। ग्रुप में हम पूरा का पूरा लिखित रूप में भेज देंगे, आप लोग ग्रुप से उसको ले लीजिएगा, कोई दिक्कत। ऐसे पॉलिटी का कुछ जिक्र कर लेते हैं। जैसे पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जनरल जो है ना,
22 चैप्टर्स का जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। एक ओवरव्यू है आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, जनरल ओवरव्यू, जैसे 22 है ना चैप्टर्स, तो उसमें सबसे छोटा चैप्टर नंबर 20, देयर इज़ ओनली वन आर्टिकल 368। उसी तरीके से पंचायत से संबंधित जो है वो कितना छोटा है 243। उसी तरीके से जो रिपील हो गया 238, वो कितना 237, सेवेंथ में है ना, 38 है या 37 है, हैं 238। तो ये सब क्या है, सिंगल आर्टिकल चैप्टर्स हैं। कितने कैसे चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैविंग सिंगल आर्टिकल्स, चैप्टर्स हैविंग सिंगल आर्टिकल्स। आपको समझ में आ रहा है? आपने वो क्लास मिस किया इसलिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं तो कभी पढ़ा भी देंगे। संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने शेड्यूल्स हैं, 12। तो जनरल आर्टिकल कितने हैं, 22। इसका जनरल आपको पता होना चाहिए। यदि हमने आर्टिकल पूछा कि जैसे सबसे बड़ा संविधान का कौन सा भाग है जिसमें सब सर्वाधिक आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 52, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य संबंध का जिक्र है, 11 में। किस भाग में संविधान में आकस्मिक चीज़ों का जिक्र है, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी चीज़ों का जिक्र है, डीपीएसपी किस में है, तुम भी बोलो कुछ, तुम थी क्लास में, 4 में थी ना डीपीएसपी वाले में। एक जनरल 22 भाग का एक जनरल ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए। इसमें टाइम लगेगा 1 घंटा। 22 भाग का जनरल ओवरव्यू कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। और हम कहते हैं कि 1 घंटा मेरे पास नहीं है इसलिए हम इसे पिछड़ रहे हैं। ये लॉजिकल है, पचने लायक बात है। 1 घंटा आप क्यों नहीं दे सकते हैं? जो ज़िंदगी भर आपको देता रहेगा उसके लिए 1 घंटा देने में क्या दिक्कत है? उसी तरीके से शेड्यूल्स कितने हैं, 12। और अमेंडमेंट्स कितने हैं, 105। इन सब में इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट खत्म हो जाएगा। इन सब में इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोलिएगा तो हम वो लिस्ट भेज देंगे कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से पूरे संविधान में 50 आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, 50 से ज़्यादा नहीं, 50 आर्टिकल है, हम आपको मेंशन कर देंगे। पर ये विश्लेषण की बात कर रहे हैं, ये तो फैक्ट आप जो बता रही हो फैक्ट है। 50 विश्लेषणीय आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 368, उसकी व्याख्या दिन भर हो सकती है। आर्टिकल 13, उसकी व्याख्या दिन भर हो सकती है। आर्टिकल 12, उसकी व्याख्या आप लंबे समय तक कर सकते हैं। आर्टिकल 246, आर्टिकल 249, ये सब ऐसे आर्टिकल हैं जिनसे कि देश और राष्ट्र हित प्रभावित होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सॉल्व होते हैं या डिजॉल्व होते हैं। तो उन खास करके जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले हैं सेगमेंट पूरा का पूरा, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अमेंडमेंट किया है। तो अमेंडमेंट में मुश्किल से 20 अमेंडमेंट आपको पढ़ने हैं। तो ये 20 पढ़ने में मान लीजिए आधा घंटा लगेगा। आपका ये टॉपिक के सामने एक गोला लगाइए, इसको क्लियर कर। अब आइए, इसमें अगला टॉपिक है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जैसे सुना होगा आपने, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शून्यकाल, विशेषाधिकार नोटिस, या फिर हनन का मामला, विप क्या होता है, या फिर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से संबंधित फैक्ट्स और फिगर्स। या मुश्किल से कुल मिला के 2 पेज का मैटर होता है, बहुत हुआ 10 पेज का मैटर। तो इसको यदि आपने कौन सा कि नहीं हमको पार्लियामेंट समझ, एकदम सुबह नहा धो के खाना पीना खा के बैठे कि आज पार्लियामेंट जो है 1 घंटा में समझ जाना है, तो ये समझ में नहीं आएगा। आपको टारगेट ही नहीं रहता कि हमको ख़त्म करना है। यदि टारगेट होगा तब ना कि हमको आज जाना है स्टेशन, महावीर मंदिर प्रसाद चढ़ाना फिर आना, तो आदमी कर लेता है। जिसको टारगेट ही नहीं है तो उसको इधर के बदले वो चल जाएगा इधर। तो पार्लियामेंट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंट कमिटीज़, पार्लियामेंट की, हाँ, एक सवाल आना है कमिटी से, यानी कमिटीज़ भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अभी जैसे कि संवैधानिकता की बात आ गई, कैसे उसका रद्द हुआ, यानी पार्लियामेंट का बहुत बड़ा भाग है निर्वाचन से संबंधित। तो यदि पार्लियामेंट और निर्वाचन और संविधान, यानी कि इसमें क्या 3-4 एंगल है ना, लेजिस्लेटिव का और इसका एग्जीक्यूटिव का। तो निर्वाचन संबंधी प्रोविजंस में पार्लियामेंट के पास क्या है, कैसे राहुल गांधी वाला मैटर अभी हाईलाइट हुआ, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो आपको एक सवाल उधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, आ ही जाएगा। पॉलिटी में इतना ही कीजिए, इसी को बार बार कीजिए। क्लियर है? इससे ज़्यादा पॉलिटी है नहीं। निकलेंगे, ऑफिस का टाइम हो गया, ठीक है ना। साइंस में
3 सेगमेंट है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, इसके टॉपिक्स में देखिए बायो में सेल आप पूरा कर लीजिए, सेल, ठीक है ना, सेल। इसके बाद यदि समय मिलता है तो मानव जो शरीर के तंत्र हैं, ह्यूमन शरीर, जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा तंत्र क्या है मानव के शरीर में, कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र देख लीजिए। फिर उसके बाद जब कंकाल बन गया तो फिर क्या होगा, जैसे स्केलेटल सिस्टम है, उसके बाद मांसपेशी का हो गया, मसल्स का, ठीक है ना, तो उसके बाद आपका क्या हो गया, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। तो जितना भी लगभग उसमें पाचन हो गया, फिर ग्रंथियां हो गई, फिर मानव रोग हो गया, वो सब बता दिया, ग्रंथि हो गया, मतलब जितने भी मानव जैसे ह्यूमन से संबंधित लगभग 10-11 टर्म्स हैं। 11 टर्म्स जो हैं, इन टर्म्स को देख लेना है प्लस रोग को देख लेना है। फिर ये रोग में सब आ जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज भी आ जाता है, ग्लैंड्स बता दिए, ग्रंथियाँ, जितने भी डिफिशियंसी डिजीज हैं, जितने एडिशनल डिजीजेज हैं वो हर जगह, इसका लगभग 4-5 प्रकार रोग का बन जाता है। ठीक है, वो देख लीजिए। इसी में बायोलॉजी के पार्ट से यदि आगे बढ़ेंगे तो जूलॉजी का पार्ट जो आता है उसमें फूल पत्ती प्लांट यानी कि फूल आपको बताए हुए हैं, फिर पौधे, फिर इनके रोग, इनका डेवलपमेंट और पौधों में होने वाले रोग, फिर इसी में जानवरों में होने वाले रोग, बैक्टीरिया, और ख़ास करके एक लिस्ट बनाइए, सीधे पूछता है कि चेचक किससे होता है, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, या किसी के कहने से? नहीं, तो जाओ तुमको चेचक हो जाएगा। कहने से होता नहीं है, लोग शराब देता है कि जाओ तुम, लोग शराब दे देता है, क्या हो गया? तो इस तरह के फूल, पौधे और जानवरों को होने वाले रोग भी, और जानवरों से संबंधित कुछ फैक्ट्स भी कि किसका गर्भाधान काल क्या होता है, किसके, ये सब तो जनरल चीज़ें बता हैं कि किस जानवर के सुनने की क्षमता तो क्या है। तो यहाँ लिखिए एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स और उनके फैक्ट्स, ठीक है ना। किसका जन्म अंडे से होता है, किसका जन्म मतलब जिन बच्चों को जन्म देते हैं, किस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है, सुनने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, देखने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, इन सारे चीज़ों से संबंधित ये बायोलॉजी के सवाल हैं और जूलॉजी के सवाल। वर्गीकरण वो लेस इंपॉर्टेंट में से है, लेकिन चलिए वर्गीकरण लिख लीजिए, टैक्सोनॉमी से, वर्गीकरण से भी हमने कराया हुआ है वर्गीकरण, तो वर्गीकरण से सवाल हो सकता है। फिर आप आइए फिजिक्स। फिजिक्स में 4-5 टॉपिक बताइए चलिए। सबसे बड़ा टॉपिक है प्रकाश, गति यानी मोशन, फिर ध्वनि, फिर प्रकाश में ही लेंस है, प्रकाश लेंस का एक पार्ट है, प्लस सबसे अच्छा सवाल 3-4 सवाल उसी से आता है, फिर दाब, प्रेशर, ठीक है, विद्युत, वही दाब, विद्युत, चुंबकत्व, ठीक है ना, ये बेसिक इनको जरूर कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आध टॉपिक और है जो लिस्ट देंगे तो उसमें दे देंगे। फिर आइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मात्र 2 चीज़ कीजिए, जो 3 पन्ने का काम है केमिस्ट्री में आपका काम हो जाएगा, मात्र 3-4 पेज में। एक लिखिए, देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसको एलिमेंट वाइज ही पूछता है। हम सोचते सवाल कहाँ से आया, जैसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, कार्बन। इस कार्बन बाबू का कहानी समझ लीजिए, क्या कार्बन साइकिल है, कार्बन कैसे आता है, कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसके चलते वो क्या क्या कर सकता है, खुराफात। किसी को ना तो खुद अस्थिर रहता है, ना किसी और को अस्थिर रहने देता है, ठीक है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है ना, इन सब को देख लीजिए। ये सारे जो एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, तुम खास करके देख लेना। ये सब जो है ना, कहीं भी कंपटीशन में सवाल आएगा तो इन्हीं एलिमेंट से पहले आएगा। फिर क्या होगा, इन एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं, यानी यौगिक जो बनते हैं तत्वों से, उन यौगिकों से सवाल आएगा, इन्हीं से संबंधित। और फिर क्या होगा कि भाई इससे भी मन नहीं भरा तो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनता है, कंपाउंड से भी ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, तो उनसे, यानी कि इनसे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यौगिक बने या फिर उससे जटिल और कोई तत्व बने, वो इन तत्वों का देख लीजिए। फिर देखिए मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स, ये देख लीजिए कि गन मेटल कैसे बनता है और मिक्स्ड, ठीक है ना, मिश्र धातु, धातु अधातु और मिश्र धातु, उसका देख लीजिए कि इसमें क्या परसेंट, कॉपर किसको कहते हैं और पीतल किसको कहते हैं, कांसा क्या है और तांबा क्या है, तो किस में जेडन होता है और किस में जेडन के साथ एसएन होता है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, मैंने बताया भी है, और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, एक दूसरे को पढ़ने और पढ़ाने की बात। इसके नीचे जाइएगा तो एक चीज़ कर लीजिए, महत्वपूर्ण केमिकल्स और उनके यूजेज, केमिकल एंड इट्स यूजेज का एक लिस्ट बनाइए, इंटरनेट की सेवा लीजिए और उस लिस्ट को रट जाइए। कि जैसे पूछा कि TIG-20 से क्या होता है, ये चूहा के खाने के लिए है कि जानवर के खाने के लिए है कि आदमी के खाने के लिए है, साइनाइड का क्या इफेक्ट है, उसी तरीके से पॉजिटिव जैसे इथिलीन का क्या इफेक्ट है, एसिटिलीन से क्या होता है, नहीं, तो ये क्या है, दीज आर केमिकल्स और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इनके क्या उपयोग हैं, यदि आपने 2 पेज में कर लिया आपका केमिस्ट्री खत्म। सामान्य जीवन में ही है, टेफ्लॉन कोटेड में टेफ्लॉन कैसे बनता है, यदि आप हवाई जहाज़ पे यात्रा कर रही हैं तो हवाई जहाज़ किस धातु से बना होता है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल वही नहीं है, वो जैसे कुकर प्रेशर, हाँ प्रेशर, पूरा हवाई जहाज़ उससे नहीं बनता, कुछ चीज़ें बनती हैं, इसलिए इसको एक बार में जवाब नहीं दे सकते। कुकर कैसे बनता है, प्रेशर कुकर किस धातु से बना होता है, हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल यूज होता है वो किस धातु का होता है, मच्छर भगाने के लिए जो हम लोग लिक्विड लगाते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, यदि आप ओडोमॉस लगाते हैं तो अपने देह में कौन सा केमिकल लगा लेते हैं, ठीक है। यदि किसी पक्षी को किसी दूसरे पक्षी को अपने पास बुलाना है तो वो कौन सा केमिकल रिलीज करती है, यदि किसी कीड़े को आप पकड़ने जाते हैं तो वो खट से गंध फेंक देता है, वो कौन सा केमिकल होता है, यदि किसी लाश को सड़ने से बचाना है तो किस केमिकल में उसको लपेट के रखा जाता है, यदि आप एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं तो वह कौन से केमिकल के चलते ऐसा संभव हो पाता है, यदि फ्रिज में सब्जियां ठंडी रह जाती हैं तो किस केमिकल का प्रभाव है, यदि आपको बैठे बैठे हंसी आ जा रही है तो कौन सा केमिकल का छिड़काव हो गया है, यदि बैठे बैठे आप रोने लगते हैं तो किस केमिकल के चलते ऐसा हो रहा है, और यदि आपकी किसी की बॉन्डिंग ऐसी होगी तो उसके जाने पर रुलाई जाता है, यह कौन सा केमिकल बॉन्डिंग है। तो ये सारे सवाल अंतिम वाले को छोड़ के पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो लिस्ट इज एंडलेस, लेकिन आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना के उसको रट जाना है। बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह में बेसिक सेंसेक्स के अलावा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, यह जरूर देखें। नीति आयोग से संबंधित सवाल जरूर देखें। फिर जितने भी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी सेंट्रल लेवल पे जो प्लान है और स्टेट लेवल पे जो प्लान है, ये सब इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। जैसे कौन सी योजना चल रही है बिहार में भी, 7 निश्चय 2, तो 7 निश्चय 1 भी पढ़ना है, 7 निश्चय 2 भी। सेंटर की सबसे महत्वाकांक्षी योजना क्या है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें मनधन योजना है, आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, अंत्योदय योजना है, आत्मनिर्भर भारत है। तो जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का आधा काम हो जाएगा। फिर आपको 2 चीज़ें और देखनी हैं, एक है बजट ऑफ इंडिया एंड बजट ऑफ बिहार एज वेल। इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ये आपको देखना। तीसरा है भारत की क्रेडिट पॉलिसी के पैरामीटर्स, जैसे CRR, SLR, ठीक है ना, ये सारे जो है MSF, इसका वर्तमान में क्या है। जब भी परीक्षा देने जाइए एक बार इसको ज़रूर देख के आइए, इकोनॉमिक्स का आपका आधा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा 2-3 इकोनॉमिस्ट हैं, उनके थ्योरीज को जरूर देख लीजिए, बार बार घुमा फिरा के वही 2-3 सवाल आते हैं। माल्थस ने क्या कहा था, मार्शल ने क्या कहा था और स्मिथ ने क्या कहा था। यानी इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ इकोनॉमिस्ट को जान जाइए, ठीक है ना, ताकि उनको भी लगे भाई चलो हम माल्थस से सवाल पूछ लिए, मांग और आपूर्ति से सवाल पूछ लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन से सवाल पूछ लिए। तो ये सारे इसको कहते हैं एक टॉपिक बनाइए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोसरी ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है, वक्रता से संबंधित एक सवाल जो कि यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन कई बार मैक्रो में हम लोग से पूछा जाता है और ये सवाल 2-3 आ जाते हैं। तो लॉरेंज वक्र क्या है, ठीक है, गिनी गुणांक क्या है। तो ऐसे सवाल ये आएंगे। ग्लॉसरी, इम्पॉर्टेंट ग्लॉसरी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ऑम्बड्समैन क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें रहेगा। तो
5 ईयर प्लान, नीति आयोग उससे संबंधित जितने प्लान्स हैं वो, उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करेंट क्रेडिट के डेटा और इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत और इम्पोर्टेंट ये ग्लॉसरी। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो महत्वपूर्ण समितियां बनी हैं इकोनॉमी संबंधित, तारकुंडे ने क्या कहा, फिर स्वामीनाथन का क्या था, या बहुत सारे हैं, हमने लिस्ट आपको दिया हुआ है। तो वो लिस्ट एक समितियों का एक इसमें जो इकोनॉमी संबंधी समितियां हैं, जो बैंकिंग शाख से संबंधित है, क्रेडिट पॉलिसी संबंधित है, इन समितियों को ज़रूर एक जगह कर लीजिए। मैथमेटिक्स में 5-7 टॉपिक हैं, आपको बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का टॉपिक रहता है, परसेंटेज सबसे पहले उनका महत्वपूर्ण है, तो वो आप देख लीजिएगा, वो सारा कोई दिक्कत नहीं है, जनरल है, वो आप लोग बार बार कर चुके हैं। और इसको एकदम फाइन ट्यून करके फाइनल करके और उसमें ब्लॉक बना के हम आपको भेज देंगे। 1 से 2 दिन लग जाएगा, क्योंकि आज हम कर नहीं पाएंगे, आज एक फंक्शन में जाना है। लेकिन ये टॉपिक बना के और हर टॉपिक के बगल में इस तरह से एक ब्लॉक बना होगा, और जैसे ही आप उस टॉपिक माने रेलवे जोन आपने याद किया तो इसको यहाँ टिक लगा दीजिए। यूएनओ आपका कंप्लीट हुआ, आपने टिक लगा दिया। जिस दिन आपका 25 दिन के अंदर में ये सारा भर जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। और बाकी जो सब्जेक्ट आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का अलग अलग टॉपिक वाइज आप कवर करते रहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट इनको पढ़ना है, बाकी जीएस के लिए इतना काफ़ी है।